तो पुकार के ऊपर तो बात होगी डिटेल के साथ, लेकिन सबसे पहले मैं यहां पर आप सब लोगों को एक बहुत ही बुरी खबर देना चाहूंगा। वो ये कि इंडिया तो क्या, पाकिस्तान के भी सबसे बड़े सुपरस्टार सलमान खान को हो गई है 5 साल के लिए जेल। और ये एक बहुत ही दुख की बात है। लिटरली मुझे कल रात 1 बजे के करीब मेरे एक दोस्त ने मैसेज करके बताया कि भाई इस तरह से सलमान खान को हो गई है जेल, तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट करें। तो मुझे बड़ा यार अफसोस हुआ। लिटरली आज मैंने सारा दिन इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च किया है कि वजह क्या थी। तो वजह बेसिकली ये बनी है कि उन्होंने 1998 के अंदर कोई 2 काले हिरन थे जिनका उन्होंने पता नहीं शिकार किया था या उनको मारा था अपनी किसी फिल्म में यूज करने के लिए। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि रीजन क्या थी, लेकिन उन काले हिरनों को मारने की वजह से उनको अदालत ने 5 साल की जेल की सजा सुनाई है। अब इंडिया में बेसिकली होता ही है कि जो काले हिरन होते हैं इनकी होती है ठीक ठाक रिस्पेक्ट, और इनको मारने वाले को 6 साल की सीधी सीधी होती है ऐसे में सजा। लेकिन अदालत ने बड़ा सुपरस्टार होने की वजह से सलमान खान को दिए सिर्फ 5 साल की सजा। लेकिन 5 साल भी यार हम जैसे फैंस के लिए तो बहुत ज्यादा है। ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़ेगी? इतना ज्यादा लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, खासतौर पे बॉलीवुड में तो करोड़ों रुपया फिल्मों में लगा हुआ आने वाली सलमान खान की मूवीज पर। तो ऐसे में सबके लिए यार एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग न्यूज है। अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि 20 साल क्यों लिए अदालत ने, 20 साल के बाद क्यों फैसला सुनाया गया? तो उसके पीछे यार कुछ रीजन है। पहली रीजन तो उसके पीछे ये है कि इंडिया में ना हर 1 मिनट में 5 नए केस जो होते हैं ना वो जनरेट होते हैं। यानी कि हर 1 मिनट के अंदर कोई 5 केस होते हैं ऐसे जो अदालत ने सुनने होते हैं। मतलब कि कोई ऐसे केस जिनका फैसला सिर्फ अदालत में हो सकता है। तो ऐसे में इंडिया की अदालतों के पास होते हैं ठीक ठाक केस, तो उनकी बिल्कुल 100% सही जजमेंट देने के लिए इंडिया की जो अदालतें हैं वो थोड़ा सा टाइम लेती हैं। तो यहां पर मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करता जाऊं, वो ये कि यूएसए और यूके के बाद जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे ज्यादा सिस्टमैटिक जुडिशरी सिस्टम है वो इस टाइम इंडिया का है। इंडिया की अदालतों से नाइंसाफी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हां, ऐसे में हम लोग चूंकि बहुत ज्यादा फैन सलमान खान के, और तकरीबन हर साल आपको कोई एक बहुत ही सुपरहिट मूवी देखने को मिलती है जिसकी वजह से आपके दिलों में बहुत ज्यादा जगह पैदा कर ली है सलमान खान ने, जिसकी वजह से हम कभी भी ये बियर नहीं करेंगे कि 5 साल तक उनको ऐसी जेल में रखा जाए। एक ऐसे शख्स को जेल में रखा जाए जो इंसानियत की बहुत ज्यादा खिदमत करता है, जिसने बहुत बड़े बड़े चैरिटी सिस्टम खोल के यहां पे रखे हैं। तो ऐसे शख्स को 5 साल के लिए जेल में डाल देना और उसको कैदी की तरह ट्रीट करना बिल्कुल भी कहीं का इंसाफ नहीं है। अब यहां पर मुझे शक एक बात का पड़ता है कि आपको याद होगा कि सलमान खान को पहले भी एक केस में बहुत ज्यादा उलझाया रखा था, और वो केस बेसिकली ये था कि इन्होंने किसी को गाड़ी के नीचे दे दिया था, लेकिन लेटर ऑन ये डिसाइड हुआ कि गाड़ी बेसिकली ड्राइवर चला रहा था, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से अभी भी पता नहीं वो केस इनका चल रहा है या वो पता नहीं केस कवर अप हो गया था। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों से बिल्कुल भी बियर ना हुआ हो कि सलमान खान उस केस से कैसे बाहर निकला है। तो ऐसे में हो सकता है, इस बात में कोई शक नहीं है कि आई विटनेस होगा, सलमान खान ने वाकई ऐसे में हिरन को मारा होगा। तो अब उस आई विटनेस को इतनी देर के बाद लेके आना, हो सकता है कि उसे ठीक ठाक पैसा खिलाया गया हो और उसे कहा गया हो कि वो अदालत में जाके दे ऐसे में गवाही, और सलमान खान को फंसाया जाए। तो मेरे ख्याल से जितने भी आपके कंपेटिटर्स होते हैं वो इस तरह की हरकत करने की कोशिश करते हैं। तो यार ये एक बहुत ही दुख की बात है। 20 साल पहले सलमान खान कैसे थे इस बात के ऊपर तो मैं कुछ सही कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो खुद उस टाइम बहुत छोटा था। लेकिन लिटरली यार अब जो उनकी पर्सनैलिटी है, अब जो वो काम कर रहे हैं, जितनी अच्छी वो मूवीज बना रहे हैं, जितना अच्छा उनका टॉपिक होता है, और खासतौर पर यार इंडिया की ठीक ठाक गरीब आवाम की वो शख्स कर रहा है दिन रात मदद। तो ऐसे में यार उसको इतनी लंबी सजा देना यार बिल्कुल भी यार मेरी समझ से तो बाहर है। एक तरफ से इंडिया की अदालतों का सिस्टम देखा जाए तो भाई वहां पर किसी भी किस्म की कोई रिश्वत नहीं चलती, वहां पर 100% सही फैसले होते हैं। और उसी चीज को मद्देनजर रखा जाए तो इंडियन मजिस्ट्रेट के आगे ये बात बिल्कुल भी मायने नहीं रखती कि ये बंदा कितना बड़ा स्टार है या इसकी कितनी पॉपुलैरिटी है या इसने क्या कुछ कर रखा है। वो सिर्फ करता है कानून के ऊपर फैसले। और दूसरी तरफ से सलमान खान की पर्सनैलिटी को देखा जाए तो यार लिटरली वो शख्स ये डिजर्व नहीं करता। और आज बेसिकली 6 तारीख जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सेशन कोर्ट ने अपना फाइनल सुना दिया। मेरे ख्याल से वो अपील कर रहे हैं हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट मेरे ख्याल से कल 7 तारीख को मेरे ख्याल से अपना कोई फैसला सुनाएगी। हो सकता है कि चीजों को मजीद एक्सटेंड किया जाए और सलमान खान को मजीद जेल में कुछ अरसा रहना पड़े। लेकिन जो भी है यार, मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि वो शख्स 1 घंटा भी जेल में रहे। हाय फ्रेंड्स, रुमाल इमरान, बात करेंगे पुकार की 9 एपिसोड के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि एपिसोड 9 में कौन सी थी पॉजिटिव और कौन सी थी नेगेटिव। और साथ में आपको यही बता चलूं कि एपिसोड 10 का जो है वो टीजर भी लॉन्च हो चुका है, उसके ऊपर भी हम करेंगे छोटा सा रिव्यू। और आज की वीडियो में जो हमारे पास लाइक टारगेट है वो है सिर्फ 600, तो फिर जल्दी से कर दे वीडियो को लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सके एक बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं।
तो सबसे पहले तो जहां पर एपिसोड स्टार्ट होती है और सारंग की मां ये कहती है कि आज मैंने तुम्हारी चाय में चीनी थोड़ी सी ज्यादा डाली है क्योंकि मुझे पता है कि तुम बहुत ही कड़वे सवाल करने वाले हो। ये मुझे डायलॉग बहुत ही मजे का लगा था और मैं नोट कर रहा हूं कि पुकार ड्रामे को भी बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया। आई मीन स्टोरी तो एक तरफ है, ठीक है, ड्रामे का टॉपिक बहुत अच्छा है, बेवा लड़कियों के ऊपर बात यहां पर की गई है और उनके इश्यूज को बहुत अच्छे से प्रोमिनेट किया गया है, लेकिन साथ में आपको यह भी चीज बहुत अच्छे से नोट करनी चाहिए कि इस ड्रामे का एक एक वर्ड बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया। और खासतौर पर रिश्वत वाला सीन मुझे बहुत अच्छा लगा जहां पर लालिमा करती है टॉन्ट SMS समरा को और वो आगे से बहुत ही कमाल का रिप्लाई करती है कि आपने तो पे डबल रिश्वत दी है। इट्स रियली हार्ड टू एक्सेप्ट समवन योर फादर, स्पेशली जिसको आपने जिंदगी के पहले 20-25 साल देखा ही ना हो, सुना ही ना हो, और ऐसे एकदम से आपको कोई आगे कह दे कि हाँ मैं तुम्हारा बाप हूं और उसको अपना बाप मान लेना एक बहुत ही तकलीफदेह बात है। यहां पर सारंग के बहुत ही अच्छे दिखाए गए इमोशंस अपनी मां के साथ और मां के साथ जो उसका एक बड़ा जबरदस्त कन्वर्सेशन स्टाइल दिखाया गया है, जिस तरीके से मां बताती है उसको अपनी सारी स्टोरी और आगे से सारंग सुनता है, रो पड़ता है। तो यार ये मुझे सीन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। हमारे यहां ना अक्सर जो लोग बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं या बहुत ज्यादा जिनके पास होता है पैसा, उनके लिए बहुत ही मामूली सी बात होती है कि किसी भी लेडी के साथ शादी कर लो और उसके साथ अपना कर लो बच्चा और फिर बाद में उसको ऐसे ठुकरा देते हैं लोग, लेकिन उनको इस बात का आइडिया नहीं होता कि किसी शख्स को बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है, कोई शख्स बहुत ज्यादा अजियत से गुजर सकता है। उसकी मां ने तो सारी जिंदगी जिल्लत में गुजारी थी, लेकिन अब बेटे को जब सुनने को मिलता है कि उसका बाप था कोई और बाप भी अब उसको ऐसा सुनने को मिल रहा है जो कि बाप कम विलन ज्यादा है, तो ऐसे में देखेंगे कि सारंग किस तरीके से बदल लेता है एक तो अपनी मां का, और खास तौर पर जिस तरीके से आपने टीजर में देखा कि अब तो समरा की मां भी ये कहती है कि भाई सुल्तान नामी किसी शख्स ने मेरी बच्ची को कैद किया हुआ है अपने घर में। तो अब उसके दिल में दो दुख हैं बेसिकली, एक तो समरा की मां का और एक अपनी मां का, जिसका वो लेगा बदला बड़े ही अच्छे तरीके से। इसी वजह से मुझे लगता है कि पुकार की जो आने वाली एपिसोड होंगी वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि यहां पर दो तरह का सीन है। इसमें यह भी प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है कि वो अपने बाप के सामने बहुत अच्छा बन के जाए, उसकी हेल्प करने के लिए जाए, क्योंकि उसे इस बात का तो आइडिया है कि उसका बाप उसके पास खुद चल के आया, लेकिन जब वो ये बात सोचेगा कि वो मेरे पास क्यों चल के आया, तो उसके ज़हन में ये बात आएगी कि जरूर इसको अपना कोई था मकसद, और उस मकसद को अचीव करने के अंदर अंदर वो अपने सारे काम करेगा, जो आपको अगली एपिसोड्स में नजर आएगा। अच्छा बाय द वे, अगर बात सिर्फ लुक की जाए तो इस नुकरानी की लुक समरा से कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। तो भाई समरा इस नुकरानी से ये कहती है कि कभी भी तुम शादी ना करना इमोशनल हो के, तो यहां पर मैं उन तमाम पेरेंट्स को, तमाम गर्ल्स को ये बात समझाने की कोशिश करूंगा जिनके दिल में एक डर है और दिमाग में फोबिया है कि शादी करने के बाद ये कुछ होता है, और खासतौर पे इस तरह के जब वो लोग देखते हैं ड्रामे तो उनका वो डर और डबल ट्रिपल हो जाता है, तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और परेशानी के अंदर वो अपना रिलेशन बहुत जल्दी खराब कर लेते हैं। मतलब आपके ज़हन में एक बहुत ही गलत और नेगेटिव इमेज बैठ जाता है अपने ससुराल का, तो इसी वजह से उनकी कोई छोटी सी बात भी आपको बहुत बुरी लगती है। तो मैं यहां पर आपको सबसे बड़ी चीज आज समझाने जा रहा हूं, आपने इस बात को बहुत ही गौर से समझना है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आप कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाओ और मेरी इस बात को नोट कर लें। जो मैं बात आपको भी बताने जा रहा हूं वो ये कि आपका जब रिश्ता तय हो जाता है उसके बाद आपको शादी कब करनी चाहिए, चाहे हो रही आपकी लव मैरिज, चाहे आपकी हो रही अरेंज मैरिज। अगर आप मेरे इस मेथड को फॉलो करोगे तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं इस बात की कि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस सिर्फ 5% रह जाएंगे। तो भी मान लो आपका रिश्ता हो गया तय, बेशक लव मैरिज के थ्रू हुआ है या हुआ है अरेंज मैरिज के थ्रू। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये बात नोट कर लो कि आपने शादी की बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी, चाहे सर्कमस्टांसेस जो भी हैं। आपको एक सर्टेन गैप रखना है और वो गैप कितना होगा ये मैं आपको अभी बताता हूं, लेकिन ये बात पहले नोट कर लो कि आपको चट मंगनी पटव्या बिल्कुल भी नहीं करना। आपको एक रखना है ड्यूरेशन। चाहे आप समझते हो कि जितनी मर्जी आपकी अच्छी पहली होगी मुलाकात, चाहे आपको जितनी मर्जी अच्छी लगती है फैमिली, लेकिन ये ड्यूरेशन आपको लाजमी दरमियान में रखना है। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि आपका हो गया रिश्ता तय, आपको पता है कि हाँ ठीक है यहां पर लड़की की शादी हमने करनी है या यहां पर हमने अपने बेटे की शादी करनी है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप 6 महीने का टाइम रखें अपनी एंगेजमेंट का, यानी कि बेशक जितना मर्जी आपको कहा जा रहा है कि नहीं परसों एंगेजमेंट कर लेते हैं, हफ्ते बाद कर लेते हैं या महीने बाद कर लेते हैं, नहीं, आपने 6 महीने का लाजमी दरमियान में गैप रखना है कि 6 महीने बाद हम करेंगे एंगेजमेंट। और इन 6 माह के दरमियान आपने कम से कम 6 दफा लाजमी विजिट करना है उस फैमिली को, यानी कि मंथ में आपने 1 दफा लाजमी उस फैमिली को विजिट करना है, और कम से कम आपने 4 दफा उनको इनवाइट करना है अपनी तरफ, यानी कि 6 माह के अंदर आपने 4 दफा उस फैमिली को इनवाइट करना है जिनके साथ आप लोग रिश्ता जोड़ रहे हो, और 6 दफा आपने उनके घर जाके उनसे आपने
मिलना है, और वो मिलना सिर्फ 10-15 मिनट के लिए नहीं है, आपने कम से कम आपने 1 से 1.5 घंटे के लिए उनसे मिलने के लिए जाना है। चाहे उनको जितना मर्जी बुरा लगे, चाहे आप समझते हो कि पता नहीं ये लोग क्या सोच रहे होंगे, क्या है, आप इन सारी बातों को अपने जहन से निकाल दो। 6 माह में आपने उनको 4 दफा इनवाइट करना है, और 4 दफा इनवाइट करने में एटलीस्ट उनके घर का कोई एक फर्द भी आपकी तरफ 2 दफा लाजमी आए। अगर वो 2 दफा लाजमी नहीं आता, मतलब 6 माह में आपने 4 दफा इनवाइट किया और चारों दफा कोई भी शख्स आपकी तरफ नहीं आया, तो ये रिलेशनशिप मेरी नजर में फेल है। पहले 6 माह में पहले 2-3 विजिट्स आपके बहुत अच्छे होंगे, आपकी बहुत अच्छी होगी एसएमएस सर्विंग, लेकिन तीसरे चक्कर में वो लोग आप पे शक करना शुरू हो जाएंगे। तीसरे चक्कर में वो लोग सोचना शुरू हो जाएंगे कि आप उनकी तरफ इतना ज्यादा विजिट क्यों कर रहे हैं। वहां पर वो दिखाएंगे अपने रंग, और वहां पर हो सकता है कि वो आपसे बहुत ही मिसलीनियस क्वेश्चंस करें जिनको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर करना है, लेकिन आपने एक बहुत ही अच्छी टोन में उनसे मिलना है, उठना बैठना है, और आपने देखना है कि क्या किसी किस्म की कोई कॉन्स्पेरेसी यहां पर जनरेट हो रही है या नहीं हो रही। 6 माह के पहले 6 चक्कर्स में आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि आप कितनी स्ट्रॉन्ग फैमिली और कितनी अच्छी फैमिली के साथ अपना रिलेशन जोड़ने जा रहे हो। अगर आपके पहले 6 के 6 विजिट्स बहुत अच्छे रहते हैं और वो भी चारों की चारों दफा आपके पास आते हैं, आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल यहां पर बहुत अच्छे से होता है डेवलप। और सबसे बड़ी बात जिस चीज का आपने ख्याल रखना है पहले 6 चक्करों में, कि आपने बिल्कुल भी किसी किस्म का तकल्लुफ वाला जो सिस्टम होता है, हमारे यहां जब कोई मेहमान आ जाता है तो हम बहुत ही तकल्लुफ में पड़ जाते हैं, या हम उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर दे रहे होते हैं, तो वो हमारे जो सर्टेन गेस्ट होते हैं उनके लिए तो ठीक है वो सब कुछ, लेकिन जहां पर आपने सारी जिंदगी का रिलेशन जोड़ना होता है, तो आपने कोशिश करनी है कि उन लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा आपने कैजुअल रहना है। आपने कोशिश करनी है कि आपके घर में जो भी पका हो आप उनके सामने वही रखो। आपने कोशिश करनी है कि आप लोग अपने स्टैंडर्ड ड्रेसेस में रहो जो कि आप आम तौर पे घर में पहन के फिरते रहते हो। आपने बिल्कुल एक स्टैंडर्ड वे में चलना है उनके साथ पहले 6 माह में, और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आप सही जगह पर रिलेशन जोड़ रहे हो या गलत। तो 6 माह का गैप एटलीस्ट आपको लाजमी रखना चाहिए, और उसके बाद आपको करनी चाहिए इंगेजमेंट। उसके बाद भी, इंगेजमेंट के बाद भी मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 1 महीने का गैप जरूर रखें, और उस 1 महीने में कम से कम 3 से 4 दफा मजीद आप जाएं उनकी तरफ, और उनको भी 1 दफा अपनी तरफ मजीद बुलाने की कोशिश करें। आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आप कहां पर रिलेशन जोड़ रहे हो, और आपके अपने बच्चों या बच्चियों की शादी करवाने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी, या मेंटली तौर पर बहुत ज्यादा क्लियर हो जाओगे। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि हम लोग ना बहुत ही ज्यादा हेसिटेशन में रहते हैं। हम लोग कहते हैं नहीं नहीं पता नहीं क्या सोचेंगे, हमें नहीं जाना चाहिए यार, उनको बुरा, उनको क्या लगेगा, पता नहीं क्या सोचेंगे। इन बातों को सोच सोच के हम अपने बच्चों की जिंदगी पूरी की पूरी बर्बाद कर देते हैं। मान लो कि पहले 6 माह में आपको होगी थोड़ी सी दिक्कत, मान लो कि उनको थोड़ा सा बुरा लगेगा, थोड़ा सा आपको अपने आप में बुरा लगेगा ये सब कुछ करते हुए, लेकिन एक बात जरूर क्लियर हो जाएगी दरमियान में, वो ये कि क्या आपने सही फैमिली सिलेक्ट की है या गलत। लेकिन अगर आप जल्दी में करोगे अपनी मनमानी और अपने बच्चों की कर दो कि शादी कुछ दौलत देख के या कुछ बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स देख के, तो एक बात अपने ज़हन में जरूर बिठा लो कि हो सकता है कि आपकी बेटी भी कल को इस तरह की बातें कर रही हो। आंखों वाली हूं मैं मगर देख नहीं सकती, कानों वाली हूं मगर बहरी हूं, बोल सकती हूं मैं मगर गूंगी हूं। और पहली दफा मुझे बहुत अच्छी लगी बात जमाने की, वो ये कि औरत के लिए हर जमाना ही पत्थर का होता है, लेकिन हाँ अब आगे से जो दौर आ रहा है औरत ये पत्थर बहुत अच्छे से तोड़ रही है, और बहुत अच्छे से उसको आइडिया हो रहा है कि उसे अपने राइट्स के लिए कैसे स्टैंड लेना चाहिए। और इस एपिसोड का जो सबसे कमाल का डायलॉग लगा मुझे वो लाली अम्मा का, जहां पर वो ये कहती है कि मेरा बच्चा लट्ठे की चादर ओढ़कर कब्र में जाकर सोए और मैं उसे रंगीन जूते और रंगीन कपड़े जो है मैं उसे पहनने दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो यार मेरे ख्याल से लव स्टोरीज पे ड्रामे तो तकरीबन खत्म ही हो जाने चाहिए। हमने बहुत देख ली लव स्टोरीज मूवीज में, बहुत सारे ड्रामाज में। अब जितने भी ड्रामे आगे से आने चाहिए ना, वो इस तरह के सोशल मैसेजेस पे आने चाहिए जिसका कोई ना कोई फायदा हो। एंड आई बिलीव कि ये ड्रामा जो है वो बहुत ही अच्छे सोशल मैसेज के आ रहा है, जहां पर बेवा के साथ क्या क्या सलूक होता है आपको बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करके दिखाया गया इस ड्रामे में। तो ये था भी आज का रिव्यू। बात करें रेटिंग, तो लास्ट टाइम जो इसकी रेटिंग फाइनल हुई थी वो हुई थी 8 आउट ऑफ 10। अब अगर इसके अंदर सबसे पहले बात की जाए मिस्टर रेटिंग यानी मेरी रेटिंग की, तो भाई मेरी तरफ से इसको मिलते हैं 2 पॉइंट, और मेरे 2 पॉइंट मिलने के बाद जो ड्रामे की रेटिंग चली जाती है वो चली जाती है 8.2 आउट ऑफ 10। तो 8.2 आउट ऑफ 10 इसकी रेटिंग होगी फ्रॉम
फ्रॉम माय साइड। अब अगर इसमें सबसे पहले इंपैक्ट डालूं हैश टाइम इस्तेमाल +1 वालों का, तो भाई +1 वालों की तरफ से इसको मिले हैं 2 पॉइंट, और उनके 2 पॉइंट मिलने के बाद जो रेटिंग आई थी वो आई थी 8.4 के ऊपर। तो 8.4 इसकी रेटिंग होगी जब हम इसमें इंपैक्ट डालते हैं हैश टाइम इस्तेमाल +1 वालों का। अब अगर मैं इसमें सबसे पहले इंपैक्ट डालूं हैश टाइम इस्तेमाल -1 वालों का, तो भाई -1 वाले इसके अंदर से एक भी पॉइंट लेस नहीं कर पाए, क्योंकि मुझे सिर्फ 4 से 5 माइनस वाले दिखने को मिले थे और उनका बिल्कुल भी कोई इंपैक्ट नहीं होता, ना एवरेज में ना रेशियो में, कहीं पर भी कोई इंपैक्ट नहीं आया। तो 8.4 इसकी होगी फाइनल रेटिंग, जो कि बहुत ही अच्छी रेटिंग है। बहुत कम ड्रामास को 4 पॉइंट्स का डायरेक्टली बूस्ट मिलता है, तो ऐसे में ये ड्रामा अब तक जितनी भी मैंने इसके एपिसोड देखी हैं बहुत अच्छा मैसेज लेके आ रहा है। ड्रामे के डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, एक्टिंग सब लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, इसी वजह से इसको मेरे मिलते हैं 2 पॉइंट। जिन लोगों ने मेरे पुकार का पुराना रिव्यू नहीं देखा, तो भाई ऊपर आप लोगों के पास एक लिंक आ रहा होगा, आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करें, आपको एक ऐसी वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया प्रीवियस एपिसोड का जो रिव्यू है, आप देखिएगा और देखने के बाद मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर अब तक किसी ने नहीं किया था तो हम करेंगे पाकिस्तानी ड्रामास को प्रमोट और बता देंगे इस दुनिया को कि पाकिस्तानी ड्रामा दुनिया के सबसे अच्छे ड्रामास हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पुकार ड्रामा के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। तो इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।